डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग तुगलक वंश की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खिलजी वंश को पढ़ा था। आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित सारे सुल्तानों को पढ़ेंगे, सारे शासक को पढ़ेंगे। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1414 ईस्वी तक। जी हाँ, 1320 से 1414 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम आपका कोई भी हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, या फिर यूपीटीपीएससी से संबंधित एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली सल्तनत अगर पूछा गया है उसमें तुगलक वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक या दो प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न अवश्य बनते हैं। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनसे प्रश्न बनते हैं। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए वीडियो इसको समझना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने पॉइंट पे आने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो आपकी तैयारी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो भाई बहन बंधु टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वह आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना काफ़ी आवश्यक है। टेलीग्राम से आपसे जुड़ने को वन लाइनर क्वेश्चन, PDF और भी काफ़ी सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिलेगी। जी हाँ, आपको एक नंबर दे रहा हूँ। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। जी हाँ, 9936153933। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीटीपीएससी के एग्ज़ाम में, या फिर रेलवे या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक, गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश की स्थापना किसने की। जी हाँ, तुगलक वंश की हम लोग बात कर रहे हैं। तुगलक वंश के बारे में इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। जी हाँ, तुगलक वंश का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की स्थापना किसने की। जी हाँ, खिलजी वंश सबको मालूम है। खिलजी वंश समाप्त हो गया था 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी के बाद तुगलक वंश का उदय हुआ। जी हाँ, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी मलिक नाम का एक करोना तुर्क जाति का एक सरदार था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। जी हाँ, गाजी मलिक नाम का करोना जाति के एक तुर्क सरदार ने तुगलक वंश की स्थापना की। बात करते हैं हम लोग नए पॉइंट की कि गाजी सुल्तान था, उसको हम लोग गयासुद्दीन तुगलक भी कहते थे। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, जिस टाइम डिफरेंस था, शासन किया था 1320 से 1325 ईस्वी तक। 1320 से 1325 ईस्वी तक। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहानी के माध्यम से। उसके बारे में आप पॉइंट बना लेना। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी नहर निर्माण का प्रारंभ हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के ही काल में हुआ था। नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात हम लोग करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। जी हाँ, तुगलकाबाद नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और एक बात और, गयासुद्दीन तुगलक की और दिल्ली के एक निजामुद्दीन औलिया थे, इनकी आपस में पटती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पटती थी निजामुद्दीन औलिया की। एक बार क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से एक विजय अभियान से लौट रहे थे। उन्होंने एक संदेश पहुंचाया निजामुद्दीन औलिया से कि साहब, मैं दिल्ली आ रहा हूं, आप दिल्ली छोड़ जाइए। तो उसमें निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी कि जनाब, अभी दिल्ली दूर है। यही घटना घटित हो गई गयासुद्दीन तुगलक के जीवन में। दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली के निकट एक जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने विश्राम किया। रात में छत गिर गई और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु किस प्रकार हो गई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से, इंटरेस्ट जगाने के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया से इनकी बनती नहीं थी। इन्होंने संदेश पहुँचाया कि आप दिल्ली से जाइए, सुल्तान मैं हूँ, आप जाइए। तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के समीप में इनकी विश्राम किया और छत गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद में इनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पॉइंट नोट डाउन करते हैं। जी हाँ, गाजी मलिक जो था, गाजी मलिक का
प्रचलित नाम गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। जी हाँ, 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की। जी हाँ, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहरों का निर्माण करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड आपको नोट डाउन करना कॉपी में, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में काफ़ी बार यह पॉइंट पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, ये कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया। गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली में निवास करने वाले प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ कटुतापूर्ण संबंध थे। मतलब पटती नहीं थे। कटुतापूर्ण तो एक हिंदी है, स्पष्ट हिंदी, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे उनकी पटती नहीं थी, आपस में बनती नहीं थी। जब एक बार बंगाल विजय से वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने औलिया का नाम संदेश भिजवाया कि सुल्तान के दिल्ली के प्रवेश से पूर्व आप औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की इस पर औलिया ने कहा था, हुनूजे दिल्ली दूरस, दिल्ली अभी दूर है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसने कहा था? निजामुद्दीन आपको दे देंगे, जलाउद्दीन बर्नी दे देंगे निजामुद्दीन औलिया कि हुनूज ए दिल्ली दूरस्त, यह कथन किसने कहा था? तो आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ, ये कथन कहा था निजामुद्दीन औलिया में। एग्जाम में ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि नए प्रश्नों का चलन है। एग्जाम में नए प्रश्न इसी प्रकार बनते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में तुगलकाबाद के समीप में अफगानपुर नामक एक स्थान था। विश्राम कर रहा था, छत गिर गई और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। और इन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसे तुगलकाबाद में ले जाकर दफनाया गया। इसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। जी हाँ, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। शासन पीरियड इसका कितना था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था 1325 से किया था 1351 तक। जी हाँ, 1325 से 1351 तक शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। जी हाँ, सबसे बुद्धिमान या विद्वान सुल्तान की अगर बात करते हैं तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, और सबसे असफल सुल्तान की बात करते हैं तब भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बुद्धिमान सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे असफल सुल्तान कौन था? जी हाँ, सबसे असफल सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक था। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। मोहम्मद बिन तुगलक था प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार थे, होली दिवाली थी, इनमें पार्टिसिपेट करना प्रारंभ किया, इनमें सहभागिता बढ़ाई और तथा इन त्योहारों को प्रोत्साहन किया। दूसरी बात और है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अधिकारी थे, अधिकारी का नियुक्ति थी योग्यता के आधार पर नियुक्ति की। जी हाँ, योग्यता के आधार पर नियुक्ति की अधिकारियों की। परीक्षा जैसे हम लोग लेते हैं, योग्यता के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त की। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक यात्री था इब्न बतूता। जी हाँ, इब्न बतूता को संरक्षण प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत का भी सर्वाधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, लड़ाई हुए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी काल में हुए थे। हरियर बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ, हरियर बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और भी काफ़ी पॉइंट हैं इससे संबंधित, एग्जाम से संबंधित। चलिए उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। परीक्षा उपयोगी जो भी कुछ होगा आपको बता देंगे, लेकिन आपको कहानी के माध्यम से समझना है। कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कोई पॉइंट भूल लें तो कहानी से आपको पॉइंट रिमाइंड हो जाएगा। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। जी हाँ,
1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान सुल्तान था। एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट, सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान सुल्तान कौन था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का दुर्भाग्य से सर्वाधिक असफल सुल्तान भी कहलाया मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, असफल सुल्तान भी कहलाया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, दोनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो दर्शनवाद व दर्शन, सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिवाद का समर्थक था दर्शन। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार होली, दीपावली आदि में भाग लेना प्रारंभ किया। जी हाँ, होली और दिवाली हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेना प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता को महत्व दिया। भैया जो योग होगा, योग्यता को महत्व दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को यात्री। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे दिल्ली का काजी या न्याय विभाग का प्रधान नियुक्त किया गया। जी हाँ, न्याय विभाग का प्रधान नियुक्त किया गया इब्न बतूता का। ये कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्को जो पड़ता है अफ्रीका में। जी हाँ, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता था। 1342 में घटना घटित हुई। 1342 में उसने इब्न बतूता को प्रसिद्ध चीनी सम्राट तौगान तैमूर के दरबार में भेज दिया। जी हाँ, चीनी सम्राट के पास भेज दिया 1342 ईस्वी में। एग्जाम में ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इब्न बतूता का पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, कौन से देश से? मोरक्को अफ्रीका से आया था। जी हाँ, और मोहम्मद बिन तुगलक में कौन सा कारोबार संभाला? जी हाँ, काजी या न्याय विभाग का प्रधान था इब्न बतूता। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, इसने अलाउद्दीन खिलजी की भांति भू राजस्व के रूप में 1/2 भाग लेना निश्चय किया। इसके काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ जिसमें 23 प्रांत थे। जी हाँ, कितने प्रांत थे? 23 प्रांत। एग्जाम में क्या पॉइंट पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा था दिल्ली सल्तनत का शासक था या सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था जिसमें 23 प्रांत शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्रोह भी हुए, आंतरिक लड़ाई जिसको कहते हैं विद्रोह हुए। इसमें 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत से हुए। जी हाँ, दक्षिण भारत से 27 विद्रोह हुए थे। टोटल 34 विद्रोह हुए, इनमें सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत से हुए थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ से हुए? दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत से हुआ था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, इन्हीं विद्रोह में से सबसे अत्यंत प्रसिद्ध विद्रोह 1336 ईस्वी में हुआ था जिसमें हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो जरूरी नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ संबंधित पढ़ेंगे। जी नहीं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। और कब की? 1336 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। अब पूछ लेगा कि बहमनी राज की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू के नाम से फेमस हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें, इसने अपने जीवन काल में कई योजनाओं का प्रतिपादन किया परंतु अधिकांश में असफलता रही। नए नए इनोवेशन किए जिसको हम लोग कहते हैं नए नए इनोवेशन, लेकिन इन सब में अधिकांश असफलता मिली मोहम्मद बिन तुगलक को।
सबसे ज़्यादा इनोवेशन करने वाला कौन सा शासक था, सबसे ज़्यादा योजनाएं लाने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 ईस्वी के आसपास दिल्ली से देवनगरी या दौलताबाद अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी भी चेंज कर दिया था। दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। जी हाँ, दिल्ली से राजधानी अपनी चेंज की। दिल्ली से राजधानी कहाँ से चेंज की, दौलताबाद नामक स्थान पर चेंज की, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापित है, या फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दौलताबाद। दिल्ली से राजधानी चेंज किसने की, सबसे पहली बात किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में पूछा जाएगा, तुगलक वंश में किस शासक ने अपनी राजधानी चेंज की, तो राजधानी चेंज करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, देवगिरी, आपसे कहा ना देवगिरी को दौलताबाद नाम से भी इसी ने दिया, देवगिरी को दौलताबाद नाम देने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, कौन रहा, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन राजधानी का जब परिवर्तन हो गया था तो जनता की नज़र में गिर गया कि आप नए नए इनोवेशन कर रहे हो, काम कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने राजधानी चेंज कर दी, नया मुद्दा ले आओ, इसलिए जनता की नज़र में गिर गया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, नई करेंसी भी चलाई इन्होंने 1330 से 1332 ईस्वी तक। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जी हाँ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसके पहले ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने क्यों किया, इसके पहले चीन के कबूलई खां व ईरान के गए खातून खां ने भी सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। तो देखा देखी में इन्होंने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन इसमें भी असफल रहा मोहम्मद बिन तुगलक। यह योजना भी असफल हो गई क्योंकि बाजार में नकली सिक्कों की भरमार हो गई। नकली सिक्के बाजार में आ गए और नई मुद्रास्फीति की बहुत ज़्यादा नकली सिक्के आ गए, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। एक इतिहासकार थे ग्रेसम का कहना था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जी हाँ, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसका मतलब है कि अगर नकली नोटों की भरमार हो जाएगी तो सभी जगह नकली नोट ही नजर आएंगे, अच्छी मुद्रा होगी वो नज़र ही नहीं आएगी। ग्रेसम का कहना ये चीज़ है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसके शासनकाल के लिए उपयुक्त है, या ये कथन दिल्ली सल्तनत में किस शासनकाल या कौन से शासक के लिए उपयुक्त है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नए प्रश्न इसी प्रकार बनते हैं, इसी प्रकार आपको तैयारी करनी होगी। ये नहीं वही डाटा हटाया प्रश्न, नए प्रश्नों का भी इनोवेशन करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, जयाबुद्दीन बंडी ने भी इसके संबंध में एक कथन कहा था कि घर घर टकसाल बन गया है, लेकिन इतनी नकली मुद्रा की भरमार हो गई थी कि घर घर टकसाल मतलब कि सिक्के बनने लगे थे। जयाबुद्दीन बंडी ने कहा था, जयाबुद्दीन बंडी ने कहा था कि घर घर टकसाल बन गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक माद मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसका नेतृत्व हुआ था तरमास रीन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक में एक माद मंगोल आक्रमण हुआ था, तरमास रीन के नेतृत्व में हुआ था। फिर बाद में दोनों में मित्रता हो गई थी। जी हाँ, मित्रता हो गई थी। इसके बाद तरमास रीन और मिस्र के शासक के साथ मिलकर उसने एक त्रिगुट का निर्माण किया, मतलब 3 लोग मिल गए थे, तीनों में संधि हो गई थी। मिस्र के शासक, मंगोल का शासक तरमास रीन और मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ में मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान के विजय अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी। जी हाँ, खुरासान के विजय के अभियान की तैयारी कर दी, लेकिन इसमें भी असफल रहा। परंतु मध्य एशियाई राजनीति में अचानक परिवर्तन हो गया और यह अभियान प्रारंभ नहीं हो पाया और मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। खुरासान पर विजय नहीं प्राप्त कर पाई और युद्ध करने की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बाद इसने एक और अपनी प्लान बनाया, कराची का विजय अभियान किया, जो कि सही समय का चयन ना हो पाया, जिसके कारण असफल हो गया। जी हाँ, सही समय का चयन मतलब कि आपको शत्रु की जिससे लड़ाई लड़नी है उसकी कमजोरी आपको मालूम होना चाहिए, वो किस मौसम में या बरसात में या ठंडी में, कौन सा ऐसे मौसम में, कौन से वेदर में आपको सही समय निकालना पड़ेगा,
जो उसकी कमजोरी है, तभी आप युद्ध में जीत पाएंगे। जी हाँ, सही चयन न होने के कारण उसमें भी असफल रहा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए कितने में असफल रहा। पहली बात, उसने राजधानी चेंज की। दूसरी, घर घर टकसाल बन गया, सांकेतिक मुद्रा की, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, त्रिकुट बनाया, फेल हो गया, जीतने का कराची विजय अभियान ये भी नहीं हो पाया। काफ़ी सारे का हार का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को करना पड़ा तथा जनता की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक गिर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु एक प्रयोग भी किया, क्योंकि इनोवेशन करता था। उसने फसल चक्र के माध्यम से कृषि उत्पादन के बारे में बताया कि फसल चक्र के माध्यम से फसल क्या करो, लेकिन इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। लेकिन उसकी यह योजना भी असफल रही, क्योंकि फसल चक्र के लिए उसने जो ज़मीन की नियुक्त की थी या ज़मीन जो नियुक्त की थी वो बंजर निकल गई। जी हाँ, बंजर निकल गई, सूखा पड़ गया, बंजर निकल गया। इसके अलावा वह इस योजना पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे सका। भैया फसल चक्र का इनोवेशन करना, जिस स्थान में करना, उस स्थान को जानना चाहिए कि इसमें बंजर है कि अच्छी भूमि कैसी है, तभी फसल चक्र का हम लोग चयन कर पाएंगे। ये फसल चक्र के माध्यम से खेती करने का इनोवेशन था, इसमें भी फेल हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इतनी सारी योजनाओं फेल होने के कारण आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की या फिर साम्राज्य की। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उसने दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि कर दी। जी हाँ, टैक्स बढ़ा दिया दोआब क्षेत्रों में। दुर्भाग्य से उसी समय अकाल पड़ गया। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता, उसी समय अकाल पड़ गया। उसकी यह योजना भी असफल हो गई। कितनी सारी असफलता को प्राप्त हुई मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था। दोआब में टैक्स वृद्धि कर दी, उसमें भी फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता की वजह से वह जनता की नज़रों में गिर गया और उसके विरुद्ध कई विद्रोह हुए कि सत्ता पलटो, दूसरे को शासक बनाओ। ऐसे विद्रोह का दमन करने के लिए जब वह बाहर गया, जब वह सिंध के निकट एक स्थान है ठट्टा नामक स्थान पर पहुंचा, तो वहाँ उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई और किसी तरह दिल्ली लाया गया, लेकिन जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, कुछ पूछो नहीं। दिल्ली के निकट बाहर गया कहीं पर, वहीं तबीयत खराब हो गई, दिल्ली लाया तो मृत्यु हो गई। ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। उसके मरने के बाद विभिन्न इतिहासकार तो उन्होंने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, उसकी मृत्यु पर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा, कहीं कहीं अब्दुल कादिर बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जी हाँ, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किस दिल्ली सल्तनत के शासक के लिए कहा गया? इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रसिद्ध इतिहासकार एलिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने पागलपन का कुछ लक्षण विद्यमान था। ये भी इन्होंने कथन कहा था कि पागलपन का लक्षण किसमें था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बात करते हैं। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने शासन व्यवस्था की थी अपनी 1351 से। जी हाँ, 1351 से 1388 तक। जी हाँ, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया था। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की बेसिक जानकारी के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक का एक चचेरा भाई था रज्जब का पुत्र और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। जी हाँ, चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जो बायोग्राफी है उसके अनुसार बताया जाता है कि वह हिंदू माता का पुत्र था। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक हिंदू माता का पुत्र था। उसकी माता जैला अबूवर थी, उसकी माता हिंदू थी, हिंदू माता का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और कथन कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला या दास रखने वाला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारे नगर की स्थापना की। जी हाँ, काफ़ी सारे नगर की स्थापना की। और इम्पोर्टेंट
पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी जो टैक्स थे टैक्स को कम कर दिया था। टैक्स को कम करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहो, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक की हम लोग बात कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक के बीच में शासन किया। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। जी हाँ, चचेरा भाई। वह हिंदू माता का पुत्र था तथा उसकी माता बीबी नाम था बीबी जैला अबोवर, पंजाब के भट्टी राजपूत शासक रणमल की पुत्री थी। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये एक बायोग्राफी के तौर पे आपको बता दिया गया कि गया फिरोज शाह तो किसी के बारे में पढ़ने कोई चीज़ पर उसकी बायोग्राफी मालूम होना चाहिए। अब जो एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, जी हाँ, 35 प्रसिद्ध इतिहासकार एलिफस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा? फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने एक खैराती औषधालय की स्थापना की जो कि दारुल शिफा कहलाता था, कि कोई भी बीमार हो जाए वो वहाँ से दवाई ले सकता है। खैराती औषधालय दारुल शिफा कहलाया। फिरोज शाह तुगलक ने एक दान विभाग की भी स्थापना की जिसे दीवान ए खैरात कहते हैं। जी हाँ, जिसे दीवान ए खैरात कहा गया, जिसका कार्य था असहायों की सहायता करना तथा वह अनाथ व मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाना था। जी हाँ, दान विभाग की स्थापना की जिसका कार्य क्या था? मुस्लिम लड़कियों की सहायता करना, असहायों की मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक में, फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन कौन सा शासक था? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, गुलामों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक था। इसके पास कितने शासक थे आप लोग काउंट कर लीजिए। 1,80,000 शासक या दास थे फिरोज शाह तुगलक में। उसने दासों के लिए एक पृथक विभाग बनाया जिसे दीवान ए बंदगान की स्थापना की। जी हाँ, दीवान ए बंदगान की स्थापना करने वाला कौन शासक है दिल्ली सल्तनत का? फिरोज शाह तुगलक। रोजगार के लिए उसने रोजगार दफ्तर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खुलवाया जो कि आज के समय में भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है। पेंशन विभाग की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आपको नोट करना पड़ेगा। रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस किसने खुलवाया? दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछेगा। फिर पूछेगा कि पेंशन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? दिल्ली सल्तनत के कौन से शासनकाल में पेंशन विभाग की स्थापना की? जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। नाम था पेंशन विभाग का दीवान ए इस्तेहाक का गठन किया गया। इसने जो टैक्स थे टैक्स को कम कर दिया। इसने अपने समकालीन 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया तथा शरीयत के द्वारा जो टैक्स का प्रावधान था उसके द्वारा टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लिया। मान्यता प्राप्त शरीयत के द्वारा सिर्फ 4 टैक्स को ही लिया। फिरोज शाह तुगलक बागों का शौकीन था, काफ़ी सारे बाग लगवाया था उसने। दिल्ली व उसके आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बागों का शौकीन दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? जी हाँ, बागों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक। इसमें दिया नहीं गया कि बागों का शौकीन था, बाग का शौक था, लेकिन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बागों का शौकीन शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। नहरों का निर्माण महानिर्माता था। उसने 5 नहरों का निर्माण कराया जिसमें 2 नहर काफ़ी प्रसिद्ध थीं, जिसमें रजबाही यमुना नदी पर तथा उल्लू खानी सतलज नदी पर नहर का निर्माण कराया था। नहर का निर्माण कार्य सबसे पहले किसने कराया था? जी हाँ, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने भी नहर का निर्माण कार्य करवाया। 5 नहरों का निर्माण कराया जिसमें 2 नहर काफ़ी प्रसिद्ध थीं, जिसमें रजबाही यमुना नदी पर, उल्लू खानी सतलज नदी पर। इम्पॉर्टेंट, फिरोजाबाद सबको मालूम है। फिरोजाबाद शहर है यूपी का। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वो उसका विशेष प्रिय था फिरोज शाह तुगलक शहर फिरोज शाह तुगलक का। उसने वहाँ एक दुर्ग का भी निर्माण कराया जिसे फिरोज शाह कोटला कहकर पुकारा गया। जी हाँ, फिरोज शाह कोटला करके पुकारा गया। फिरोजाबाद दुर्ग का निर्माण कराया जिसे फिरोजाबाद कहा गया।
या शहर बसाया, फिरोजाबाद कहा गया। वहाँ दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसे फिरोज शाह कोटला कहा गया। उसने एक लोक निर्माण विभाग का भी गठन किया। जी हाँ, लोक निर्माण विभाग का गठन किया गया फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा पड़ता अम्बाला जिला पंजाब में, वह मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ मंगवाकर फिरोजाबाद में स्थापित किए। जी हाँ, एग्जाम पूछा जाएगा कि फिरोजाबाद में अशोक के स्तंभ कौन से शहरों से आए थे। जी हाँ, अम्बाला और मेरठ। अम्बाला पड़ता है पंजाब में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मंगवाकर फिरोजाबाद में स्थापित करवाए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब लोग टेस्ट पेपर के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे, देखना कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से संबंधित। अगर आप अच्छे से दिल्ली सल्तनत पढ़ लेते हैं, मेरे द्वारा पढ़ लेते हैं, तो आपका जो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, आपके सही होने के सबसे ज़्यादा अगर चांस होंगे तो आपके सही होने के चांस होंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा, कहानी के साथ में पढ़ा और एक एक वर्ड समझा, तो आपके ही ज़्यादा सही होंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। जी हाँ, जहाँ पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती हैं, प्रथम और अंतिम। अगर कोई प्रथम सुल्तान है या फिर अंतिम सुल्तान है, प्रथम का प्रारंभ किया या अंतिम का प्रारंभ किया, प्रश्न पूछे जाते हैं केवल प्रथम और अंतिम पर। बीच का नहीं पूछा जाए कि दूसरा निर्माण किसने कराया, प्रथम निर्माण किसने कराया, ये अवश्य पूछा जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लागू किया। जी हाँ, सिंचाई कर पहले यूपी में भी लगता था, लेकिन अब सिंचाई कर माफ़ कर दिया गया है। सिंचाई कर लागू किया। यह सिंचाई कर हाब ए सब्र या हक ए सब्र कहलाता है, जो कि उपज का 1/10 भाग होता है। जी हाँ, सिंचाई कर लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक, जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान था जिसने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जी हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, मतलब विज्ञान को ही मानता था। इसके लिए उसने ताश घड़ियाल नामक एक जल घड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि विज्ञान से संबंधित थी। वह स्वयं एक महान विद्वान था। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक एक महान विद्वान था तथा विद्वानों का एक महान संरक्षक था कि अपने दरबार में विद्वानों को जगह देता था, उनसे सलाह मशवरा करता था। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा, जी हाँ, आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखा। यह फारसी भाषा में फतुहाते फिरोजशाही नाम से लिखा गया। फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रश्न बनाने की भाषा क्या होती है, इसको समझिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। उसके काल में प्रसिद्ध विद्वान थे और उनकी रचनाएं थीं जो कि इस प्रकार। जी हाँ, जियाउद्दीन बर्नी की बात कर रहे हैं। तारीख़ फिरोजशाही, या फिर आपसे पूछा जाएगा तारीख़ फिरोजशाही रचना किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही। शम्से सिराज अफीक की तारीख़ फिरोजशाही 2 रचनाएं। फतवा जहां दारी जियाउद्दीन बर्नी। सिराते फिरोजशाही अज्ञात फतू उसलातीन ख्वाजा अबू बकर इसामी, जिसमें इंपॉर्टेंट केवल 2 ही हैं, तारीख़ फिरोजशाही, फतवाए जहांदीरी। जियाउद्दीन बर्नी काफ़ी फेमस हैं, तो एग्ज़ाम में केवल वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका प्रचलन है या चलन है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, इसने सिक्के का भी निर्माण कराया। इसने सजगानी, अर्दा व बिक नामक को सिक्के चलवाए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में काफ़ी समय बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे तुगलक वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। जी हाँ, इसके बाद से शासकों में एक प्रसिद्ध शासक नसीरुद्दीन महमूद हुआ। जी हाँ, नसीरुद्दीन महमूद शासक बना फिरोज शाह तुगलक के बाद में। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिराज नसीरुद्दीन महमूद ने के बारे में बात करते हैं हम लोग।
जी हाँ, नसीरुद्दीन महमूद। परवर्तीकालीन तुगलको शासकों में नसीरुद्दीन महमूद एक प्रसिद्ध शासक हुआ। जी हाँ, प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में प्रसिद्ध मंगोल का आक्रमण तमुलंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ है। जी हाँ, तमुलंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ। इसी के काल में, जी हाँ, इसी के काल में हम लोग बात करते हैं। इसी के काल में मलिक सरवर नामक एक किन्नर ने सुल्तान से मलिक के सर की उपाधि प्राप्त कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राजसर की स्थापना या राज्य की स्थापना की। जी हाँ, किसके शासनकाल में किन्नर ने सुल्तान से पूर्वाधिपति या पूर्वाधिपति की उपाधि प्राप्त कर ली तथा जौनपुर में एक सर की राज्य की स्थापना की नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट हम और स्थापना की। जौनपुर को एक और नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जौनपुर को सिराज-ए-हिंद नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सिराज-ए-हिंद नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जौनपुर। जी हाँ, सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जौनपुर को जाना जाता है। सिराज-ए-हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए तुगलक वंशी शासक। तुगलक वंश से संबंधित सारे कॉन्सेप्टों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, कोई भी परीक्षा प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, अगर दिल्ली सल्तनत के से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो इसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम सीटेट परीक्षा प्रतियोगी या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी लेखपाल या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। दूसरी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जी हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस माध्यम से आप शेयर करना चाहें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लास्ट में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की भी लिंक है। चलिए, हम लोगों ने आज तुगलक वंश समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोधी वंश को डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना नया लेक्चर प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सारे प्रश्नों करेंगे, सिंपल से लेकर कठिन तक सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत से, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।